एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। नादिर खान ने बताया, साईं वो कोई औरत थी। पहले तो उसने बोला कि मुझे कामरान से मिलना है। हमने कहा कि इधर कोई कामरान नहीं रहता। कहने लगी वो तो अभी अभी अपने एक दोस्त के साथ अंदर गया है। मैंने कहा आप इधर बैठो, मैं अंदर इत्तला करता हूं। उसने एकदम रिवॉल्वर निकाल लिया। मेरे नजदीक ही पानी का जग पड़ा था। मैंने झपट कर वो जग उठाया और उस औरत पर फेंक दिया। उसका रिवॉल्वर हाथ से छूट गया। फिर मैंने रिवॉल्वर निकालना चाहा, मगर इतनी देर में वो उछल कर कमरे से बाहर निकली और कमरे की छत पर चढ़ गई। मैं तो समझ रहा था कि अब वो खाली हाथ है, मगर ऊपर से उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में मिठा खान और अली हैदर ने उस पर फायरिंग की। फिर वो अचानक ही फरार हो गई। मैं समझ गया कि वो कौन होगी, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ग्लोरिया को तो हम बांध कर डालाए थे, फिर वो यहां तक कैसे पहुंच गई। मैंने तस्दीक की खातिर नादिर खान से पूछा उस औरत का हुलिया क्या था। जवाब में उसने ग्लोरिया का हुलिया बता दिया और मजीद तस्दीक ये बता के कर दी कि वो औरत गैर मुल्की थी, टूटी फूटी उर्दू बोल रही थी। तैमूर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं खुद हैरान था कि ग्लोरिया वहां कैसे पहुंच सकती है, मगर फिलहाल कोई गैर मुल्की औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे बारे में न सिर्फ पूछे बल्कि फायरिंग भी करे। मैंने अली मुराद से कहा, मुमकिन है फायरिंग की आवाज सुनकर किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया हो और पुलिस यहाँ आ जाए। तुम उन्हें यही बयान देना कि कुछ लोग जबरदस्ती घर में दाखिल होना चाहते थे। उन्होंने फायरिंग की तो जवाब में मेरे गार्ड ने उस पर फायरिंग कर दी। फिर मैंने जरा रुक कर कहा, खेल शुरू हो चुका है अली मुराद, मेरा ख्याल है कि मुझे यहां से चलना चाहिए। अली मुराद ने जोर देकर कहा, नहीं साईं, अब आप कहीं नहीं जाओगे। आप क्या समझते हो कि मैं एक औरत से डर जाऊंगा? मैंने उसे समझाते हुए कहा, बात एक औरत की नहीं है अली मुराद, वो औरत दोबारा अकेली नहीं आएगी, और अगर वो भी मेरे दुश्मनों से मिल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं अली मुराद, मैं अपनी वजह से तुम लोगों को मुसीबत में नहीं डालूंगा। अली मुराद का लहजा तल्ख हो गया। बोला, हम लोगों की बेइज्जती मत करो साईं, अब तो मैं आपको किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। हम दोबारा उसी कमरे में आ बैठे। अली मुराद ने दूसरे कमरे से एक टेलीफोन सेट उठा लिया। गालिबन हमारे कमरे में भी कनेक्शन मौजूद था। उसने फोन वहीं लगा दिया और कोई नंबर डायल करने लगा। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि वो गोट के लिए ट्रंक कॉल बुक कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्लोरिया यहां तक पहुंची कैसे। क्या वो कोई मावराई मखलूक है या उसे गैब का इल्म है? मेरी तरह तैमूर भी किसी गहरी सोच में गुम था। अचानक कोई चीज गोया उड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। मैं उछल कर खड़ा हो गया। यही हाल तैमूर और अली मुराद का भी था। फिर वो चीज छल्लावे की तरह उछल कर मेरी पुश्त पर पहुंची। तैमूर ने उस पर फायर करना चाहा, मगर फिर इरादा मुलतवी कर दिया। फायरिंग की जद में अली मुराद भी आ सकता था। अचानक गुद्दी पर मुझे किसी सख्त चीज का दबाव महसूस हुआ और ग्लोरिया की आवाज सुनाई दी, तुम लोग जरा भी हरकत करोगे तो कामरान की खोपड़ी पाश पाश हो जाएगी। उसके मुखातिब तैमूर और अली मुराद थे। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, कामरान तुम क्या समझते थे कि मुझसे बच जाओगे? तंजीम ने इतनी जिम्मेदारियां मुझे यूं ही नहीं सौंपी। उसकी आवाज मुतरन्नम थी और कानों को भली लगती थी, मगर उस लम्हे कानों में जहर घोल रही थी। उस वक्त मुझे ग्लोरिया के पूरे वजूद से नफरत महसूस हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसके टुकड़े करके चीलों कव्वों को खिला दूं। ग्लोरिया ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, बहुत हैरान हो रहे हो कामरान, मगर तुम शायद भूल गए कि मेरा नाम ग्लोरिया है और मैं कहीं भी पहुंच सकती हूं। मैंने जले भुने लहजे में कहा, ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें इंसान समझ रहा था। तुम तो भूतनी हो भूतनी, भूत तो कहीं भी जा सकता है। बोली, अच्छा ये लड़ाका औरतों की तरह जबान बाद में चलाना, पहले मुझे वो कागजात दे दो। मैं तंज़ी अंदाज में हंसा। कहा, अगर तुम भूत हो तो खुद मालूम कर लो कि वो कागजात कहाँ हैं।
ग्लोरिया झुंझलाकर बोली, मुझे इन कागजात से कोई दिलचस्पी नहीं है कामरान। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि मेरे बारे में क्या रिपोर्ट है। हेड ऑफिस से मौसूल होने वाली एक रिपोर्ट भी उन्हीं कागजात में है। वडेरा कह रहा था कि उसमें मेरे बारे में कुछ अहकामात हैं। ग्लोरिया ने समझाने वाले अंदाज में कहा। फिर उसने एक अजीब हरकत की। उसने अचानक रिवॉल्वर मुझे दे दिया, फिर हाथ उठाकर सामने आ गई। बोली, कामरान, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो अब तक यहाँ कई आदमी मर चुके होते। वो सब मेरे निशाने की जद पर थे, मगर मैं खामखा उन्हें मारना नहीं चाहती, इसलिए मैं बाईं जानिब वाली डमडम की झाड़ियों में छुप गई थी। तुम लोग ये समझे थे कि मैं फरार हो चुकी हूँ। मुझे सिर्फ ये खतरा था कि अगर यहाँ कुत्ते हुए तो मैं फंस जाऊंगी, मगर खुशकिस्मती से यहाँ कुत्ते नहीं हैं। तैमूर और अली मुराद हैरत से आंखें फाड़े ग्लोरिया को देख रहे थे। मैं खुद भी हैरान था। ग्लोरिया हमारे जहनों को मुसलसल झटके पहुंचा रही थी। मैंने तवील सांस लेकर उसका रिवॉल्वर सोफे पर डाल दिया और उससे कहा, अगर तुम्हें वाकई कागजात से कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं सिर्फ वो रिपोर्ट दे सकता हूँ जिसका तस्करा तुम कर रही हो। अभी तक मैंने भी उन कागजात का मुताला नहीं किया। बहरहाल रिपोर्ट तुम्हें मिल जाएगी। तुम यहीं ठहरो, मैं कागजात लेकर आता हूँ। ग्लोरिया ने मुतमईन होकर कहा, ठीक है, मुझे वो रिपोर्ट दे दो। मैंने उठते हुए तैमूर से कहा, तुम भी यहीं ठहरो, मैं अली मुराद को साथ लेकर जा रहा हूँ। फिर मैंने अली मुराद को बाहर निकलने का इशारा किया। बाहर आकर मैंने उससे कहा, किसी दूसरे कमरे में बैठकर उन कागजात को देख लूंगा, तुम मेरा सूटकेस ले आओ। अली मुराद ने कहा, आप मेरे साथ आओ साईं। उसने बंगले के दूर उफ्तादा गोशे में वाक़ एक बेडरूम मेरे लिए खोल दिया। वो कमरा हर तरह से आरास्ता था। मुझे वहां बिठाकर वो सूटकेस लेने चला गया। वो सूटकेस लेकर आया तो मैं उस कमरे में बंद हो गया और अली मुराद को हिदायत कर दी कि मुझे डिस्टर्ब मत करना और ग्लोरिया के सामने भी मत जाना। मैंने सूटकेस से तमाम कागजात निकाल लिए। मैं सरसरी अंदाज में उन कागजात का जायजा लेने लगा। कागजात में उन बदकिस्मत लड़कियों की फाइलें भी थीं जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। इन्हीं में रूबी की फाइल भी थी। ऐसी तमाम फाइलों को मैंने अलहदा कर लिया। उनमें बहुत से आला सरकारी अफसरान की फाइलें भी थीं जिन्हें किसी न किसी तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। फिर मुझे वो रिपोर्ट मिल गई जिसके लिए ग्लोरिया बेचैन थी। वो रिपोर्ट बॉस के लिए थी। उसमें बॉस को हुक्म दिया गया था कि कागजात हासिल करके ग्लोरिया को ठिकाने लगा दिया जाए। पहले तो उस पर शुबा था, अब यकीन हो गया है कि वो तंजीम को डबल क्रॉस कर रही है। रिपोर्ट में लिखा था कि ग्लोरिया के पास एक डायरी है जिसमें अहम लोगों के एड्रेस और फोन नंबर्स हैं। उससे वो डायरी भी छीन ली जाए। सीक्रेट कागजात में उन अफराद की फाइलें बहुत नागुज़ीर हैं जो हमारे इशारों पर नाचते हैं। उन्हें हर कीमत पर हासिल किया जाए, वरना पाकिस्तान में तवील अरसे तक तंजीम मअतल हो जाएगी। फिर वो प्लान भी बहुत अहम है जो तंजीम ने कई माह की मेहनत के बाद तैयार किए हैं। मुतबादिल मंसूबों के लिए इतना ही वक्त दरकार होगा। अगर फौरी तौर पर उन प्लान्स पर अमल न किया गया तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रिपोर्ट पढ़कर मैं सन्नाटे में रह गया। मेरे मुल्क पर हर तरफ से दुश्मनों की यलगार थी। वो हमारे नौजवानों को अखलाकी तौर पर दीवालिया करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में मखसूस किस्म के क्लब और सेंटर कायम कर रहे थे जहां बेहयाई और फहाशी को फरोग दिया जा सके। फोहश लिटरेचर और वीडियो फिल्मों के जरिए नौजवानों के जहनों को नाकारा करना चाहते थे। वो आज़ादी और रोशन ख्याली के नाम पर नौजवान लड़कियों को गुमराह करना चाहते थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तखरीबकारी और दहशतगर्दी के जरिए हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना चाहते थे। कई हरदिल अजीज और मुखलिस सियासी रहनुमा उनकी हिट लिस्ट पर थे। उनके कत्ल की न सिर्फ मनसूबाबंदी कर ली गई थी बल्कि दिन और तारीख तक तय कर ली गई थी। मैं जूं जूं उन कागजात का मुताला करता गया, मेरा जिस्म पसीने में डूबता गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन तमाम खतरों से निमटने की इब्तिदा कहाँ से करूं। मुमकिन है अब तक उन मंसूबों पर अमल दरामद का आगाज भी हो चुका हूं। मैंने सोचा इस सिलसिले में तैमूर को भी एतमाद में लेना चाहिए। मैंने तमाम फाइलें दोबारा सूटकेस में बंद की, सिर्फ ग्लोरिया की रिपोर्ट निकाल ली और कमरे से बाहर आ गया। अली मुराद बराबर वाले बरामदे में बैठा था। मुझे देखते ही वो लपक कर मेरे पास आया और बोला, खैरियत तो है साईं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने थके हुए अंदाज में कहा, मैं ठीक हूँ अली मुराद, तुम वो सूटकेस दोबारा वहीं रख दो और बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। वो सूटकेस बहुत अहम है। मैं ये कहकर उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें ग्लोरिया और तैमूर को छोड़कर आया था। मुझे देखते ही ग्लोरिया उछल कर खड़ी हो गई और बेताबी से बोली, कहाँ है वो रिपोर्ट? मैंने बगैर कुछ कहे वो रिपोर्ट जेब से निकाली और उसके हवाले कर दी। ग्लोरिया ने पहली दफा गौर से मेरे चेहरे का जायजा लिया और बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है कामरान, तुम्हारा रंग बहुत जर्द हो रहा है। मैंने कहा, मेरे मुल्क पर हर तरफ से दुश्मनों की जलगार है। ग्लोरिया, अफसोसनाक बात यह है कि वो हमारे ही कंधों पर रख कर बंदूकें चला रहे हैं। हमारी ही कौम के लोग मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं और वो भी सिर्फ चंद टकों की खातिर।
उस वक्त मेरा हाल उस मरीज जैसा था जो खुद को हर तरह से सेहतमंद समझता हो, फिर अचानक उस पर इंकिशाफ हो कि वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला है और उसकी समझ में ना रहा हो कि पहले किस बीमारी का इलाज किया जाए। मैंने मुख्तसर अल्फाज में ग्लोरिया और तैमूर को बता दिया कि मैंने उन कागजात में क्या पढ़ा है। ग्लोरिया चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली, ऐसा करो कामरान, तुम उन तमाम कागजात की माइक्रोफिल्म बनाकर उन्हें ज़ाया कर दो। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ और ग्लोरिया से कहा, तुम यहीं हमारा इंतजार करो, हम अभी आते हैं। मैंने तैमूर को भी अपने साथ आने का इशारा किया। बाहर आकर मैंने तैमूर से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें उन कागजात को ज़ाया कर देना चाहिए? तैमूर ने कहा, उन्हें ज़ाया करने के बजाय कहीं हिफाजत से रख देना चाहिए। अलबत्ता उनकी माइक्रोफिल्म्स ज़रूर बना लो, हमें अक्सर उन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रोफिल्म की सूरत में वो हमारे पास होने चाहिए। फिर वो कुछ सोच कर बोला, अगर तुम मुझ पर एतमाद करो तो मैं माइक्रोफिल्में बना सकता हूँ। मैंने इस बात पर उसे घूर कर देखा और कहा, ये वक्त तंज करने का नहीं है। अली मुराद तुम्हें वो कागजात दे देगा, तुम जो कुछ करना चाहते हो फौरी तौर पर कर लो। मैंने आवाज देकर अली मुराद को बुला लिया और उससे कहा कि वो सूटकेस तैमूर के हवाले कर दो। मैं दोबारा कमरे में गया तो ग्लोरिया आलम इस्तराब में टहल रही थी। मारे गुस्से के उसका चेहरा तमतमा रहा था। मैं समझ गया कि उसने वो रिपोर्ट पढ़ ली है। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, मैंने इस तंजीम के लिए अपना मुस्तकबिल तारीक कर लिया, खुद को दाव पर लगा दिया और सिला क्या मिला? परवाना कत्ल। मेरी एक छोटी सी भूल इन लोगों के नजदीक इतनी अहम है कि मेरी सारी खिदमात फरामोश करके मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए गए। मगर ग्लोरिया यूं आसानी से नहीं मरेगी। मरने से पहले मैं उन सबको तबाह बर्बाद कर दूंगी। मेरा ख्याल था कि ये महज धमकी है, मगर ये तो बाकायदा तहरीरी अहकामात हैं। मैं इन्हें बता दूंगी कि तखरीबकारी और दहशतगर्दी होती क्या है। मैं जिस मुल्क में जाऊंगी इस तंजीम को जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई, बोली, मैं इसका आगाज तुम्हारे मुल्क से करूंगी। तंजीम के एक एक हमदर्द को चुन चुन कर ठिकाने लगा दूंगी। फिर जरा तवक्कुफ के बाद वो बोली, ये रात वडेरे अहमद बख्श की आखिरी रात होगी। उसका लहजा फैसला कुन था। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। मेरा इस्तराब बढ़ता जा रहा था। ग्लोरिया ने वडेरे अहमद बख्श को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया था। हम ठीक 2 बजे रवाना होने वाले थे। मैं हर तरह से तैयार था। चीते की चर्बी खास तौर पर मैंने जेब में रख ली थी। ग्लोरिया ने 2-4 जगह फोन करके कुछ मालूमात हासिल की थी और अब सुकून से वक्त गुजरने का इंतजार कर रही थी। मैं नहीं जानता था कि उसके जहन में क्या है। वो सैकड़ों कुत्तों की मौजूदगी में वडेरे तक कैसे पहुंचेगी। अली मुराद ने भी हमारे साथ चलने की कोशिश की। पहले तो ग्लोरिया ने इनकार कर दिया, फिर कुछ सोचकर उसे भी साथ ले जाने का फैसला कर लिया। अली मुराद ड्राइवर बहुत अच्छा था। मैं और ग्लोरिया दोनों ही उसकी ड्राइविंग के कायल थे। अली मुराद ने बड़े साईं की पजेरो निकाल ली। 2 बजे हम लोग रवाना हो गए। ग्लोरिया ने अली मुराद से कहा, हमें 20 मिनट के अंदर अंदर डिफेंस पहुंचना है। अली मुराद अपने मखसूस अंदाज में ड्राइविंग करने लगा। 2:16 पर हम लोग डिफेंस में थे। फिर ग्लोरिया मुख्तलिफ समतों में रहनुमाई करती रही। बिलाखिर एक जगह उसने गाड़ी रुकवा दी। अली मुराद ने कुछ इस अंदाज में गाड़ी पार्क की थी कि जरूरत पड़ने पर फौरन उसे मेन रोड पर लाया जा सके। 2:30 पर सड़क पर किसी गाड़ी के हेडलैंप्स की ताकतवर रोशनी नमूदार हुई। ग्लोरिया की हिदायत पर अली मुराद ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। चंद लम्हों में वो गाड़ी जन्नाटे से हमारे करीब से गुजर गई। ग्लोरिया ने उस गाड़ी का पीछा करने की हिदायत की और हैजानी अंदाज में बोली, अली मुराद, अगले राउंड अबाउट पर उस गाड़ी को पकड़ना है। अली मुराद मुश्किल से 1 मिनट में उस गाड़ी के सर पर जा पहुंचा। वो नए मॉडल की होंडा सिविक थी। उसमें 4 आदमी सवार थे। पजेरो के हेडलैंप्स की रोशनी में मुझे उनके सर दिखाई दे रहे थे। अचानक उनमें से एक आदमी कदरे तिरछा हुआ तो मैं चौंक उठा। वो वडेरा अहमद बख्श था। एकदम सब मेरी समझ में आ गया। ग्लोरिया को पहले से इसके मामूलात का इल्म रहा होगा। मजीद तस्दीक उसने फोन पर कर ली। ग्लोरिया चीख कर बोली, इस गाड़ी को ओवरटेक कर लो, और उसने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। अली मुराद ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और होंडा सिविक के ड्राइवर को डिपर देने लगा। उसने घबरा कर स्टीयरिंग बाईं तरफ काटा। अली मुराद ने जन्नाटे से उसे ओवरटेक किया। बराबर से गुजरते हुए मैंने होंडा सिविक के अंदर देखने की कोशिश की। वडेरे के अलावा गाड़ी में बैठा हुआ हर शख्स मुसल्ला था। वो यकीनी तौर पर उसके गार्ड थे। अली मुराद जूं ही उससे आगे निकला, ग्लोरिया ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और होंडा सिविक पर फायर कर दिया। दूसरा फायर तैमूर ने किया। गोली विंड स्क्रीन तोड़ती हुई ड्राइवर के सीने में पैवस्त हो गई। मरते मरते भी उसने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। गाड़ी एकदम बाईं तरफ मुड़ी और इलेक्ट्रिक पोल से टकरा कर उलट गई। ग्लोरिया की हिदायत पर अली मुराद ने भी ब्रेक लगा दिए। मैंने बैग में हाथ डालकर दस्ती बम निकाला
और पिन खींचकर होंडा सिविक की तरफ उछाल दिया। मगर वो दस्ती बम मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से फेंका, इसलिए वो गाड़ी से खासे फासले पर फटा। उसी वक्त गाड़ी की हेडलाइट्स में मुझे वडेरा दिखाई दिया। वो किसी न किसी तरह उल्टी हुई गाड़ी से बाहर आ गया। दूसरी तरफ से उसका एक गार्ड भी बाहर निकल आया। ग्लोरिया भी छलांग मार कर गाड़ी से उतर चुकी थी। उसने अपना रिवॉल्वर सीधा किया और वडेरे के सर का निशाना लिया। उसी वक्त वडेरे के गार्ड ने भी अपनी राइफल सीधी की। इससे पहले कि वो ग्लोरिया पर फायर करता, मेरी पिस्टल से पै दर पै गोलियां निकली और गार्ड के सीने में पैवस्त हो गईं। वडेरे ने फरार होने की कोशिश की, मगर उसका वक्त पूरा हो चुका था। ग्लोरिया के रिवॉल्वर ने शोला उगला और वडेरा चीख मार कर उलट गया। गोली से उसकी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा उड़ गया। मैंने चीख कर कहा, अब यहाँ से निकल चलो, ठहरना खतरनाक है। आसपास के घरों की खिड़कियां खुलने लगीं। बंगलों के चौकीदार और मुलाजमीन दरवाजों से बाहर आ गए। मैंने जल्दी से कहा, लाइट ऑफ कर दो अली मुराद। मैं नहीं चाहता था कि गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी में कोई हमें शनाख्त करे। ग्लोरिया फुर्ती से गाड़ी में सवार हुई। हम लोगों में से कोई नीचे नहीं उतरा था। ग्लोरिया के बैठते ही अली मुराद ने जन्नाटे से कार आगे बढ़ा दी। ग्लोरिया ने फिर उसे हिदायत देना शुरू कर दी। मैंने चौंक कर पूछा, अब कहाँ जा रही हूँ? ग्लोरिया ने दांत पीस कर कहा, मैं आज ही बॉस का कांटा भी निकाल देना चाहती हूँ। मैंने कहा, इतनी जल्दबाजी मत करो ग्लोरिया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि वडेरा आसानी से शिकार हो गया। किस्मत हर बार हमारा साथ नहीं देगी। अगला कदम हमें बहुत सोच समझ कर उठाना है। ग्लोरिया बोली, मैं बेखबरी में बॉस को शिकार करना चाहती हूँ। सुबह तक उसे वडेरे के कत्ल की इत्तला मिल जाएगी तो वो चौकन्ना हो जाएगा। फिर उसे तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, फर्ज करो अगर अभी वो बच गया तो क्या उसे शिकार करना आसान होगा? वो बोली, मैं कारी वार करने की कायल हूँ, वो मुझसे नहीं बच सकेगा। मुझे ग्लोरिया की हट धर्मी पर गुस्सा आया। मैंने कहा, हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। बॉस कोई भेड़ का बच्चा नहीं है कि हमारे इंतजार में बैठा होगा। हम लोग जाएं और उसे ज़िबा कर दें। वो बेसाख्ता हंसने लगी और बोली, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह गुस्सा करते हो। तुम कहते हो तो इस काम को कल तक मुलतवी कर देते हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, बस खिड़की से बाहर घूरता रहा। ग्लोरिया एक मर्तबा फिर अली मुराद को हिदायत देने लगी। हैरत की बात यह थी कि अली मुराद जैसा अक्खड़ शख्स उसकी हर बात बिला चूं चरा किए मान रहा था। मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा, अब कहाँ जा रही हो? ग्लोरिया ने तुंद लहजे में कहा, अभी मुझे सुकून नहीं मिला। अभी मैं एक और शख्स का हिसाब बेबाक करूंगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। तकरीबन 20 मिनट के बाद उसने गाड़ी रोकने की हिदायत की। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वो शायद कुरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया था। अंधेरे में कुछ वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर मैंने तवज्जो नहीं दी थी। मैंने अली मुराद से पूछा तो उसने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी कि हम इस वक्त कुरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में ही खड़े हैं। सड़क की दोनों तरफ घनी झाड़ियां थीं और खासे फासले पर कुछ इमारतों के हजूले दिखाई दे रहे थे। ग्लोरिया की हिदायत पर अली मुराद ने गाड़ी झाड़ियों की ओट में खड़ी कर दी। वहां से हम पैदल उस तरफ बढ़े जहां इमारतें नजर आ रही थीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्लोरिया यहाँ क्यों आई है। कुछ दूर चलने के बाद मैंने उससे पूछा, कम से कम इतना तो बता दो कि यहाँ तुम किस चक्कर में आई हो? बोली, हम एक बिस्किट फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। उसका मालिक भी तंजीम का वफादार है, मगर इस वक्त वो यहाँ नहीं होगा। मैं एक इटालियन की तलाश में यहाँ आई हूँ। बिस्किट फैक्ट्री के मालिक ने उसे यहीं ठहराया है। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, उसे ठहराने को और कोई जगह नहीं मिली? वो बोली, यहाँ रहकर वो आज़ादाना नकलो हरकत कर सकता है, स्मगलर से डील कर सकता है। घर या होटल में तो वो आज़ादी से काम नहीं कर सकता। मैंने पूछा, वो इटालियन कौन है? ग्लोरिया का लहजा सर्द और शफ़ाक था। बोली, वो नस्लन यहूदी है, तंजीम के जिम्मेदारों में से एक है। मुझसे पूछगिछ के लिए जो लोग बाहर से आए हैं उनमें ये भी शामिल है। इस वक्त उसके तसव्वुर में भी नहीं होगा कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। इस दौरान में हम एक वसीओ अरीज फैक्ट्री के आहनी गेट तक पहुंच चुके थे।